बेकरार करके मुझे यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो लौट आया हूं मैं ग्रेविटेशन के साथ, तो चलते हैं हम ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए। ये मैं जब पैदा हुए तो उनके कुछ महीने के बाद इनकी मम्मा ने नई शादी कर ली थी। इनका बचपन अपने नाना नानी के पास ही गुजरा था। बहुत इंटेलिजेंट थे। इन्होंने ये बोला कि भाई ये पेन है, बॉल है, एप्पल है, ये नीचे गिर जाते हैं, मून क्यों नहीं गिरता? ये न्यूटन का सवाल था दिमाग में। इनके लिए, इसके लिए इसने नए मैथ्स की इजाद किया, दैट इज कैलकुलस। हमारा स्टाइलस नीचे गिरता है, मून नीचे गिरता नहीं है। कोशिश करूंगा मैं। वैल्यू कांस्टेंट रहती है? नो, जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। अगर आप जी के फॉर्मूले पे जाओ, जी बोल रहा हूं ये वाला मास इस वाले मास से प्यार करता है, तो जब इसको आप पास लाओगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। और इसकी नॉट, इसकी शादी हो रही थी इसके पास, तो बड़े मजे से जा रहा था उधर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम भी हो रही थी, तो इसने अपनी छोटी सी वीडियो बनाई। DX के लिए थोड़ी सी वीडियो निकाल के बनाई, हम आन चले सजना के घर में ऐसे रहूं। तो मैंने इसके साथ की जबरदस्ती। अब इसके अंदर क्या स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, जो इसको वापस कहां लाएगा? वहां पे। बात समझ आएगी नहीं? इधर स्टार्ट ठीक है कुछ नहीं होता। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, आयशा, रोहन, करण, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह और मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू, क्या कर रहे हो? सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 2 दिन के बाद हमारा फिजिक्स का पेपर है। कितना तैयार है सर? जितने वन शॉट आपने डाले हैं उतने हमने सबने पढ़ लिए हैं। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझो। इससे पहले मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन मोशन की वीडियो दी थी। आपने जितनी भी डेरिवेशंस में करवा रहा हूं वीडियोस में, आपने पूरी अच्छे से करनी है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपने नोट्स देखने हैं। कुड़ी कहंदी पहले जगवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ग्रेविटेशन रहेगा। ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, और जितना कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो न्यूटन चाचा का ही पढ़ेंगे। बेकरार करके मुझे यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो लौट आया हूं मैं ग्रेविटेशन के साथ, तो चलते हैं हम ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए। ये मैं ऐड बिल्कुल अकेला हूं यार, पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट कोई इशू नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास वाली फील आई। कैसी फील आई? क्लास वाली फील आई। थोड़े गाने शाने गा दूंगा, बीच में नाच दूंगा, डुमके शुमके लगा दूंगा, बट टेंशन नहीं लेना, पूरी इंटरटेनमेंट मिलेगा। समझ आया कि नहीं ना? अच्छा, आपके सामने एक सुंदर सा चित्र नजर आ रहा है। ये हमारे कौन है? दैट इज सर इसाक न्यूटन। ये कौन है? सर इसाक न्यूटन। अच्छा मेरी बात सुनना, ये ब्रिटेन के थे। जब ये पैदा हुए इनके पापा की डेथ हो चुकी थी। जब पैदा हुए तो उनके कुछ महीने के बाद इनकी मम्मा ने नई शादी कर ली थी। इनका बचपन अपने नाना नानी के पास ही गुजरा था। बहुत इंटेलिजेंट थे। अच्छा देखो ध्यान से, बहुत सारे ये मानते हैं कि इन्होंने सेब को गिरते हुए देखा, तो इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया। देखो, ग्रेविटेशन के बारे में पता था लोगों को पहले से। इनसे पहले केपलर और गैलीलियो इस पे बहुत सारी चर्चा कर चुके थे, बट इन्होंने ग्रेविटेशन क्यों होता है इस पे सवाल किया। इन्होंने ऐसे देखा, जैसे फॉर एग्जांपल इसने बोला कि यार ये मेरे पास स्टाइलस है, ये मेरे पास पेन है, ये नीचे गिर जाता है, बट इतना बड़ा मून है वो नीचे नहीं गिरता, क्या चक्कर है? बात समझे कि नहीं है? इनको इनका टेक्निकली दिमाग समझ आया क्या? इन्होंने बोला क्या? इन्होंने ये बोला कि भाई ये पेन है, बॉल है, एप्पल है, ये नीचे गिर जाते हैं, मून क्यों नहीं गिरता? ये न्यूटन का सवाल था दिमाग में। इनके लिए, इसके लिए इसने नए मैथ्स की इजाद किया, दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस दैट इज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। मतलब ये जो कैलकुलस हम पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स, सांप इंटीग्रेशन, जिससे आपके दिमाग के धुएं उठते हैं। ये वाला आजाद करने वाला कौन था? सर इसाक न्यूटन। और इसी मैथ से हमें यह पता चलता है कि हमारा
स्टाइलस नीचे गिरता है, मून नीचे गिरता नहीं है। कोशिश करूंगा मैं समझाने की, आपको इतने वर्ड से तो समझ आया नहीं होगा, बट दिमाग में तो क्यूरियोसिटी तो हुई होगी, दिमाग में आया तो होगा कि कभी हमने नहीं सोचा कि स्टाइलस नीचे गिरता है, चांद नीचे गिरता नहीं है, सन नीचे गिरता नहीं है। बात समझ आया कि नहीं आया? हर हर ऊपर से जैसे ये वाली चीज नीचे गिर जाती है, तो सन मून ऐसे हमारे सर के ऊपर है, वो क्यों नीचे गिरता? ये सवाल था, बट इसका जवाब उसने कैलकुलस से दिया। बात समझिए, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल चीजों में बातें करता था वो, सिंपल चीजों, इतना टफ नहीं था। अच्छा एक चीज मैं और बताऊं, इसने अपने लाइफ के 20 साल भी वेस्ट किए हैं किसके चक्रों में? ये रिलीजन की किताबें पढ़ पढ़ के। बात समझे कि नहीं? इसको खोश आने लगी ये दुनिया कब खत्म होगी, रिलीजन क्या होता है, क्या हम अमर हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये इन चीजों के इसके 20 साल बर्बाद हुए। उसके बाद इसने ग्रेविटेशन अपनी बुक पब्लिश की, फिर मशहूर हुआ। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, एंडिंग डेज में इसने अपने सारे पैसे भी गवा दिए थे। वो कैसे गवा दिए थे? इसने इन्वेस्ट किया था, अपना पैसा उठाया किसी कंपनी पे लगा दिया, कंपनी डूब गई, तो ये भी समझ आया नहीं? इतनी बातें करेंगे न्यूटन के बारे में, कभी कमेंट सेशन में आना, वहां पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे न्यूटन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में। बट याद रखना कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, और आपकी 11वीं की जो क्लास 11th की पूरी फिजिक्स है ना, वो सारी इसी ने दी है, वही इसी का मरना है। बात समझ आया कि नहीं है? तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ऐसे नहीं समझना कि सेब ही गिरा था, सेब नहीं गिरा था भाई, यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर एंडिंग वेव्स तक इसी का देना देना है। अच्छा ये वाइट, ये ध्यान से देखो, ये लाइट वाइट कलर की है, इसी ने बताया था कि ये जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, ये 7 रंगों से बनी होती है। चलो इतनी सारी बातें नहीं करते, हम पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सामने बिल्कुल क्लियर लिखा है, UNIVRSAL, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है? ये बोलता है दुनिया का हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। ये स्टाइलस मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं मास हूं, अर्थ मुझे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि दुनिया का हर एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा, एवरी मास अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, कहीं स्पेलिंग के मिस्टेक होए तो आप खुद स्पेलिंग जानते हो, गूगल कर लेना। एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मास। क्या बोला कि हर मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मैं इस स्ट्रिंग की बॉटल को अट्रैक्ट करता है, ये भी मास है, मैं भी मास है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये वाली चीज इसको क्या करती है? अट्रैक्ट। हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, रिपल नहीं करता, विद अ फोर्स नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहीं पे डिस्कवरी हुई किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मास with a force, with the force which is directly proportional to, which is directly proportional to product of masses, product of masses। सर ये क्या हो गया? ये हो गया, ये M1 है, ये M2 है, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। द फोर्स बिटवीन दीज टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। पहली इक्वेशन। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? आर है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। बोलता है जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। समझे? बड़े मासेस ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो फोर्स को कैसे लिखेंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय r²। ये फोर्स की इक्वेशन होगी। अच्छा, दूरी जितनी कम होगी उतनी फोर्स ज्यादा होगी। देखो ना, प्रोडक्ट ज्यादा, मास ज्यादा, फोर्स ज्यादा। दूरी कम तो फोर्स ज्यादा, दूरी ज्यादा तो फोर्स कम। यही तो बोला इसने। अच्छा, फोर्स इधर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे G, M1 M2 डिवाइडेड बाय r²। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, व्हाट इज G? G एक कांस्टेंट है, और इस G की वैल्यू क्या है? इस G की वैल्यू है दैट इज 6.67
इंटू 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये चीज याद रख लेना, बहुत बड़े एग्जामों में बड़े जी के यूनिट की वैल्यू भी पूछी जाती है ना, बड़े जी की वैल्यू भी पूछी जाती है और इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। ये आपने दिमाग में रखोगे। में एक चीज याद रखना, ये फोर्स है, इस फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ये आया ना न्यूटन, आहा, फोर्स के बारे में बताने वाला न्यूटन था, तो उसकी यूनिट भी क्या है, न्यूटन है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइंस होती है। चलो ठीक है, फोर्स की यूनिट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं जी की यूनिट आपको निकालना सिखाता हूं। देखो ये मेरे पास है जी, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसकी यूनिट न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू जी, ये कितना है, केजी, ये भी क्या है, केजी। मास की यूनिट केजी, मास की यूनिट केजी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की यूनिट एम स्क्वायर। तो ये न्यूटन इज इक्वल टू के जी, केजी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर उठाया, इधर मल्टीप्लाई किया न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको उठाया नीचे डिवाइड किया, केजी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो जी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं। कल को अगर जी के डायमेंशंस पूछ ले, मतलब टफ सवाल कर दिया, जी बोला डायमेंशंस निकालो किसके, जी के। देखो ध्यान से, ये मेरे पास जी है, जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो न्यूटन, न्यूटन के डायमेंशन मतलब फोर्स के डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ये मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, के जी मतलब एम का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, बात समझ आई कि नहीं, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ध्यान से देखो, m की पावर इधर 1 बचेगा ना, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, m -1, m -1, l 1 है, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, दैट इज l की पावर 3 और t की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो इसके g के डायमेंशन क्या होंगे, m1 -1 t -2 और l की पावर 3। ये g के क्या हो जाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। g का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। बहुत सारे एग्जामों में g के डायमेंशन का फार्मूला, g का डायमेंशंस पूछे हुए हैं, तो इसके लिए भी आप क्या रहना, तैयार रहना। समझ आया कि नहीं। मैंने कट शॉट आपको, देखो मैंने न्यूटन का मुझे याद था, इसका मुझे पता है एल स्क्वायर होता है, और इसका मास का क्या होता है, दैट इज एम स्क्वायर होता है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये m ऊपर चला गया तो -1 आ गया। L1 L की पावर 2, when bases are same powers are added, 1 और 2 कितना हो जाएगा, L का क्यूब और t की पावर -2 क्या हो गया, t की पावर -2। तो मैंने थोड़ा सा 1 2 3 लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, m -1 रखा, ये 2 था तो -2 रख गया, और l की पावर 3। वैसे ये वाले डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, पावर, इन सब के डायमेंशन ओरली आपको याद होने चाहिए। ये नहीं है कभी आपसे पावर पूछ लिया तो आप वो निकालने लगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, फिर ऊपर से ऐसे फॉर्मूला डाला, कट कट किया, ऐसे चक्कर चलने वाला नहीं है। कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो इधर मुझे ये बताओ, यहां पे लिखा है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से क्या समझ आता है। देखो मेरे पास क्या है, दैट इज ये फोर्स है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, फोर्स। अगर आप फोर्स देखो तो मैंने क्या निकाला, दैट इज जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मुझे ये बताओ क्या फोर्स वेक्टर है ना, तो मैंने सिर्फ उसका क्या लिख रखा है, मैग्नीट्यूड, तो ये मैंने इनकंप्लीट फोर्स लिख रखी है। मुझे यहां पे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म मतलब मैंने ये वेक्टर किया, ये वेक्टर ऐड किया, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये वेक्टर ऐड किया, तो क्या मुझे इस साइड भी वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज यूनिट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। और हम सब जानते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर अपॉन आर के। तो मैं अच्छे से लिखूं तो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। अगर मैं अच्छे से लिखूं, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू जी m1 m2, ये आर जार आर क्यूब हो जाएगा, और ये आर
वेक्टर हो जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, काफी जगह ऐसा भी लिखा जाता है, देखो ध्यान से, काफी जगह ऐसे भी लिखा जाता है। देखो ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक, अच्छे से समझना, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास m1 है और ये मेरे पास m2 है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, r है, यही है ना। और ये यहां से कितनी दूरी पे है, दैट इज r1 दूरी पे है, और ये यहां से कितनी दूरी पे है, r2 दूरी पे है। r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, और ये r वेक्टर। मुझे ये बताओ, याद रखना कि ये जो r1 वेक्टर है प्लस r वेक्टर है, ये किसके बराबर है, r2 वेक्टर के। मतलब इसको इसको और इसको सम किया तो क्या करें, r2 आ जाएगा। और देखो ध्यान से, r वेक्टर अगर आप देखो तो इसको कैसे लिखोगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ऐसे लिखोगे। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो आप r का, तो वो कैसे लिखोगे, दैट इज r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। मतलब वेक्टर के बिना लिखोगे तो ऐसे रखोगे। और ये मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। और इस r को, इस r वेक्टर को इससे रिप्लेस कर दो और इस r क्यूब को इससे रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यही मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r क्यूब की जगह क्या लिखूं मैं, ये है ना r की जगह r2 माइनस r1 का क्यूब, और यहां r वेक्टर की जगह क्या लिखूं, r2 माइनस r1 वेक्टर। होप आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आया होगा। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो, क्या कर सकते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहां पे हमारा वेक्टर फॉर्म क्या हो गया जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर ग्रेविटेशनल फील्ड। और यार मैंने इधर अर्थ बनाने की कोशिश की थी, अर्थ का फोटो डाला था, काला आ गया, समझ आया। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मेरा अर्थ है ना। अब अर्थ के इर्द गिर्द अगर मैं यहां से बॉल मैंने ऊपर फेंका है ना, तो ये खुद ब खुद क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। मतलब ये अर्थ अपने इर्द गिर्द एक एरिया ऐसे बना के रखता है, ठीक है ना, एरिया या फील्ड, कि अगर इससे कोई चीज ऐसे बाहर फेंको ना, तो ये इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है ऐसे अंदर। मतलब मैं अर्थ के फील्ड में हूं, मैं जैसे उछलूंगा ना, खुद ब खुद कहां जाऊंगा, नीचे। उछला तो मैं कहां गया, नीचे। वैसे ये अर्थ है ना नीचे, ये अर्थ है नीचे, है ना। ऐसे कोई चीज छोड़ोगे तो कहां जाएगी, नीचे। तो मतलब ये स्टाइलस अर्थ के एरिया में है या फील्ड में है। मतलब द फील्ड, द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ये मैं बता रहा हूं ना, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी को मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलने लग जाऊंगा, बट पहले ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब समझना। ग्रेविटेशनल फील्ड, gravitational field is the area around the mass where force of attraction can be experienced। जहां पे पूरा फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होती है, अट्रैक्शन क्या होती है, एक्सपीरियंस होती है। मतलब ये एरिया इसके इर्द गिर्द, जहां पे अगर आप इसको ऐसे उछाल भी दोगे तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। जैसे कोहली ने छक्का मारा, बॉल गया वो ऊपर, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया ना, वो खुद ब खुद क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब ये एरिया होता है, स्पेस होता है माउस के इर्द गिर्द, जहां पे आप कोई चीज रखोगे तो वो खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, ये इसका सेंटर मान लो, ये कोई मास m0 है, इससे कितनी दूरी पे है, इट इज r दूरी पे, ठीक है। ये बड़ा मास है, ये छोटा मास है, ये बड़ा मास इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाली चीज भी इसको अट्रैक्ट करेगी। और मैंने इसको थोड़ा जुदा करके रखा है, इसकी फील्ड में रखा है, इसलिए ये खींच के इसके पास ही आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ एरिया अराउंड द मास वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस, ठीक है। एक डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड
is the force acting per unit मास। मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको डिनोट करते हैं जी से। ये क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज जी बड़ा एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला है। एम नॉट नीचे ऐसे आ गया तो ये और ये कैंसिल, तो जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जी का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, जी मतलब ग्रेविटेशनल। अच्छा अब देखना ध्यान से, इधर इधर सुनना। ये अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ है। इसके लिए जी की वैल्यू हमें 9th क्लास में सिखाई जाती है। जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। ये जी निकालने का फॉर्मूला है। अर्थ के लिए जी की वैल्यू क्या है? दैट इज या तो 10 लिखते हैं या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। यही लिखते हैं ना। तो ये निकलती किससे? इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले? इससे। देखो g इज इक्वल टू, बड़े g की वैल्यू क्या है? दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ है दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कैसे लिखते हो? दैट इज 6 इंटू 10⁻6, और इसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। जब ये कैलकुलेट करते हो, आप मैथ्स कैलकुलेट करते हो, तो जी की वैल्यू कितनी आती है? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे आप जी की वैल्यू निकालते हो अर्थ के लिए। ऐसे किसके लिए निकालते हो? अर्थ के लिए जी की वैल्यू निकालते हैं। 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था। क्या जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है? नो, जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। अगर आप जी के फॉर्मूले पे जाओ, जी इज इक्वल टू जी बड़ा एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसके फॉर्मूले को ही अच्छे से देखो तो जी की वैल्यू मास पे डिपेंड कर रही है। मास बढ़ेगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, मास कम होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, रेडियस बढ़ेगा जी की वैल्यू कम होगी, रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है? वो हम न्यूमेरिकल्स के लिए ये लिखते हैं यार। न्यूमेरिकल्स के लिए 9.8 या 10 लिखते हैं। अमूमन 10 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें 10 का टेबल बहुत अच्छे से आता है। बात समझ आई कि नहीं है? देखो पहली बात तो मैंने आपको ये सिखाई कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको ये दिखाया। फिर मैंने आपको ये बोला कि हमने जी की वैल्यू निकाल रखी है अर्थ के लिए 9.8। क्या वो जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? नो, जी की वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। ये स्टार मार्क बड़ा स्टार के जी, द वैल्यू ऑफ जी, ऐसे लिखना, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। और बोर्ड में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, सबसे बड़ा सवाल आता है ये क्या? दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। आराम से सुनना, पहले आराम से सुनना, आपकी डेरिवेशन बड़े अच्छे से होगी। देखो ध्यान से, इधर इधर सुनना, आराम से सुनना। ये मैं बोल रहा हूं, ये हमारे पास अर्थ है। आह क्या प्यारा मैना, ये इसका रेडियस है। इधर सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी? जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। पक्की बात है। ये कहां है? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये क्या है? दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। अब मैं हाइट पे कहीं ऊपर चलूंगा ना, हाइट पे मैं सेंटर से यहां से ऊपर गया, ये इस हाइट पे ऊपर गया, यहां से एच हाइट पे ऊपर गया, मतलब ये आर भी इंक्लूड हुआ और एच हाइट पे ऊपर, मतलब किसी टावर पे चढ़ गया, बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया मैं। किस पे चढ़ गया? तो यहां पे जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू क्या होगी? जी डैश ऑन सम हाइट वैल्यू
ऑफ जी डैश इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है g की वैल्यू कब कैसे निकालते हैं, जी एम डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर, कितना दूर है वो पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये सरफेस वाला था, है ना, सरफेस वाला पॉइंट था, और एक हम किसी हाइट पे चढ़ गए, बुर्ज खलीफा के हाइट पे, बी के पॉइंट पे चल गए, ये बी के पॉइंट का और ये सरफेस का। अब खुद अंदाजा लगाओ, अपना दिमाग दौड़ाओ जरा, दिमाग दौड़ाओ, अगर दिमाग दौड़ा सकते हो तो आपको यह पता चल रहा है कि ये वाली चीज डिनोमिनेटर बड़ा है तो जी डैश की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाओगे जी डैश की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता है जी डैश की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सरफेस पे जी की वैल्यू ज्यादा ही होगी एज कंपेयर टू जी डैश। वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, हमने बहुत अच्छे से समझा, कोई बात नहीं है। वैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो सर। मैंने डिवाइड कर दिया, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ आया ना? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा जी डैश अपॉन जी, वैसे लिखा। अच्छा इसको थोड़ा, इसको ऐसे लिखते ना, जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे लिखा, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ये ऊपर आ जाएगा तो ये आर का स्क्वायर इधर हो जाएगा, और जी एम ये जब पूरा डिवाइड में हो ऊपर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, तो इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, रेसिप्रोकल में हो जाता है। वैसे ही हमने यहां पे अप्लाई किया, जीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे जीएम अपॉन कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां पे पंगा खड़ा होने वाला है, यहां पे पंगा खड़ा होने वाला। क्या पंगा, अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो मैंने वही निकालना है जो बुक पे निकाला हुआ है, अपनी मर्जी से तो निकाल नहीं सकते, तो मैं उसी तरफ चल रहा हूं। देखो ध्यान से, ये मैंने लिखा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आर प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। मुझे क्या करना है कि ये आर बाहर निकालना है और इस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को कैंसिल करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर इधर ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई तकलीफ ना, क्योंकि ये कैंसिल करके वापस ही वही जाने वाला है। अब मैं आर को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। ये किस लिए किया, क्योंकि मुझे आर को कॉमन लेना। तो ध्यान से देखो, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और मैंने आर को ले लिया कॉमन, ये आर का स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, ये वाला आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये क्या आ गया, बाहर आ गया, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। देखो ये आर और ये आर का स्क्वायर दोनों बाहर आ गए, ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये ऊपर चले जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर, और ये पावर क्या होगी, नेगेटिव। यहां पे हमने बाइनोमियल लगानी है। बाइनोमियल क्या कहती है, बाइनोमियल कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यहां पे हमने बाइनोमियल लगानी है। बाइनोमियल क्या कहता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो इस पावर को नीचे ले आओ, तो मैंने क्या लिखा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1, ये पावर नीचे आएगी, प्लस माइनस माइनस 2 एच अपॉन आर। ये हमारे पास निकल आया लगभग जो बुक पे लिखा था, बुक पे। तो हम इस g को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। सर ये फाइनल फॉर्मूला है, हाँ ये फाइनल फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला क्या है,
ये है बेटा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। बहुत अच्छे से देखो, जी डैश इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जी, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस जी 2h/r। सर जी डैश क्या था? बुर्ज खलीफा पे हाइट पे था, और वो जी से कुछ निकालने पे आ रहा है, तो मतलब वैल्यू ऑफ जी डैश क्या है? वैल्यू ऑफ जी डैश कम है एज कंपेयर टू जी। ये ध्यान में रख लेना। ओके, ये गॉट इट? अगर नहीं समझ आया है, और मेरी बात सुनो, जी डैश की वैल्यू जी से कम होगी ना, क्योंकि जी से आप कोई चीज निकाल रहे हो, कोई चीज निकाल रहे हो, मतलब अगर जी की वैल्यू 10 है तो इसमें से कुछ दो निकाल रहे हो ना, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? 8। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जी डैश की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ये हमारा क्या था? वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। बहुत बार एग्जाम में आया है, बार बार एग्जाम में आया है, तो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, और ये डेरिवेशन 1 से 2 बार करनी है। अच्छा, यहां से हमें यह चीज पता चलती है कि सरफे जी की वैल्यू सरफेस पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइट। मतलब मैं बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जी की वैल्यू जी डैश से ज्यादा होती है। जी डैश की वैल्यू मतलब हाइट पे, अल्टीट्यूड पे जी की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको ना एक चीज समझाना चाहता हूं, दैट इज डेंसिटी। ये आ गया जी रो डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मुझे अर्थ का डेंसिटी कोई मुझे पूछे, इसका रेडियस आर है और इसका मास एम है, ये मैंने अर्थ के लिए बोला, तो मैं कैसे लिखूंगा? डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास एम है, और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम है ये, वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर विद्या बालन नहीं है, वी फॉर वॉल्यूम है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? 4/3 πr³, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वी होता है, हमारा अर्थ स्फीयर छे। तो मास की जगह में क्या लिखूंगा? 4/3 πr³। डेंसिटी इज इक्वल टू मास। ये फॉर्मूला अलग आने वाली डेरिवेशन में यूज होगा, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो वहां पे ये नहीं सोचना कि मास्टर ने कैसे रख दिया रो 4π/3 πr³, कैसे फॉर्मूले में डाल दिया। मैं पहले इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए जब मैं ये डेरिवेशन करवा रहा हूं तो बहुत अच्छे बच्चों की तरह इसको उतारना और घर पे जाके 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना। कल को एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा चलो जी आगे चलते। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, आराम से सुनना। इधर देखो, मान के चलो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या अर्थ है, इसका मास कितना है? एम। और इसका ये वाला जो डिस्टेंस है या रेडियस कितना है? आर है। तो अगर मैं ऑन द सरफेस जी की वैल्यू लिखूं तो कैसे लिखूंगा? जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं इस बार आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट द वैल्यू ऑफ जी इन दी एम फॉर्म। मैं एम की फॉर्म में नहीं लिखना चाहता यार, मैं डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अभी क्या रहेगा? 4/3 πr³। इसको उठाया इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 πr³। डेंसिटी इज इक्वल टू मास। तो मास की जगह में अगले ही पल क्या रखूंगा? ये रखूंगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी इज इक्वल टू जी, एम की जगह में क्या रखूंगा? एम की जगह क्या लिखूंगा? 4/3 πr³ और रो, ये मैंने एम की जगह लिखा, और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो जी की वैल्यू क्या आ गई? इज इक्वल टू जी 4/3 πr²। ये जी की वैल्यू है। समझ आया? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है।
दिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे निकालनी है, सामने देख लेना। और मैं एक राज की बात बताऊं, ये डेरिवेशन में दूसरी बार कर रहा हूँ, एडिट करके डालूंगा। थोड़ा मैंने पिछली बार पता क्या किया था, ये वाली इक्वेशन में मैंने ये कट किया ना, तो ये यहाँ पे मैंने आर नहीं लिखा था। समझ आया? तो गलतियां हर एक किसी से होती हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उन प्रैक्टिसेस में गलतियां आएंगी और नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आप उस गलती को सुधार पाओगे। बात समझ आएगी नहीं? कोई भी महान नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपका सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट होगा अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। पढ़ना स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ोगे, दिमाग में आएंगी चीजें, तभी भूलेंगी। तो ये मत भूलना, ये इंसान का नेचर होता है। मैं भूल गया था, ये आर क्यूब था, मैंने कट किया, ये ऊपर वाला आर मैंने नीचे ही नहीं लाया। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो कि मैंने लाइक टीचर। आपके साथ भी ऐसा है कि जब पढ़ोगे तो भूलोगे चीजों को। भूलना ह्यूमन नेचर है। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो भूलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पढ़ो एटलीस्ट। अच्छा, ये मेरा एक सरफेस वाला हो गया। अब मैं क्या क्या कर रहा हूं, ऑन दी डेप्थ, ये सेकंड पार्ट में लेके चल रहा हूं कि डेप्थ डी में जाने पे, डी में डेप्थ में जाने पे क्या होगा। मैं ये डी डेप्थ नीचे चला गया, डी डेप्थ। और अब मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, डी डेप्थ नीचे चला गया। अब देखो ध्यान से, तो इधर मास क्या हो जाएगा, अब कम मास हो जाएगा, दैट इज एम, छोटा एम मास हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर से इधर दूरी कितनी होगी, एक्स। और हमें पता है कि ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, दैट इज आर ही है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब जब मैं इस जगह पे खड़ा हूं ना, तो मुझे ये वाला मास कंसिडर करना, एम वाला मास कंसिडर करना, बड़ा मास कंसिडर नहीं करना, एम मास कंसिडर करना है। और ये वाला एक्स डिस्टेंस कंसिडर करना है, ये बड़ा आर कंसिडर नहीं करना। ये अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, अब केस में क्या होगा, अब जब ऑन द डेप्थ लिखोगे ना जी की वैल्यू, तो आप लिखोगे जी डैश इज इक्वल टू जी छोटा एम डिवाइडेड बाय, अब ये दूरी क्या होगी इस डेप्थ में, दैट इज एक्स का स्क्वायर। अब मरना, ये एक्स की वैल्यू आपको आर और डी के फॉर्म में लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे, बिल्कुल आराम से, शांति से, आराम से देखो, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू आर के बराबर है। एक्स को डी से जोड़ो तो क्या आता है, आर आता है। और एक्स इज इक्वल टू आर माइनस डी। इसको पुट कर दो जी चाचा जी, इसको पुट कर दो यहां एक्स की जगह। ठीक है, करो पुट। तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं बना रहा हूं मैं इसको। इक्वेशन नंबर सेकंड क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने इस m को हटाना है, इस m को बट हटाना है। हमें ये पता है, आराम से सुनना, आराम से, हमें पता है इस m को हटाने का डेंसिटी का तरीका है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम ये वाली होगी, ये वाली वॉल्यूम होगी, क्योंकि अब मैं नीचे उतर आया हूं, मेरे लिए ये वाला मास इंपॉर्टेंट है। ये V1 वाला वॉल्यूम होगा, V1 वाली वॉल्यूम होगी। बात समझ आई कि नहीं? ठीक, ये इतना बात समझ आई ना? अब मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, जगह कम है बट अच्छे से समझ आएगा। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू छोटा एम, वॉल्यूम कितना होगा अब, 4/3 पाई एक्स का क्यूब, एक्स का, क्योंकि अब दूरी कितनी है, एक्स ही है ना, ये वाली दूरी एक्स ही लेनी है ना, ये वाली वॉल्यूम भी यही कंसीडर करनी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 पाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू मास। इस एक्स की जगह हम पता क्या रख सकते हैं, 4/3 पाई, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज, बोलो जरा, आर माइनस डी का होल क्यूब रो इज इक्वल टू एम। इस m को यहां से उठाओ और कहां पे डालो, दैट इज इक्वेशन नंबर इस पे, इसमें m की वैल्यू डालो, या इस पे डालो। समझ आया? क्योंकि हमने यहां पे x को कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसमें डालना है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है कि, इधर इधर सुनना, आराम से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब हमने
डाली ना जी की वैल्यू, देखना जी डैश इज इक्वल टू जी छोटा m डिवाइडेड बाय r माइनस डी का होल स्क्वायर। यहां पे हमने g की वैल्यू डाल दी है, जी की m की वैल्यू डाल दी है, सॉरी। तो m की वैल्यू आपने क्या निकाल के रखी है, m इज इक्वल टू डेंसिटी तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, दैट इज 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब। ये m की वैल्यू आपने निकाल रखी है, अगर कोई टेंशन वाली बात हो तो वो वहां से देख सकते हो। m की वैल्यू है ना 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो, ठीक है ना। ये m की वैल्यू होगी, मैं बिल्कुल आराम से लेके चल रहा हूं, आराम से करना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। g डैश कितना हो गया, g डैश इज इक्वल टू जी, m की वैल्यू क्या लिखेंगे, डेंसिटी 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय r माइनस डी का होल स्क्वायर। ये और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। g डैश कितना हो गया, g डैश इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई r माइनस डी। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, है ना। याद कराने के लिए मैंने g की वैल्यू आपको पहले ही दे रखी है, g की वैल्यू आपको मैंने पहले ही निकाल रखी है। क्या है g की वैल्यू, g इज इक्वल टू, याद करवाने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोबारा लिख रहा हूं, पिछले पेज पे जो लिखी है, g रो 4/3 पाई r। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम पहले ही बना चुके हैं, ये देख लो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, g इज इक्वल टू जी 4/3 पाई r रो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, तो मैं इसको और इसको मैं इधर डिवाइड कर देता हूं। जैसे डिवाइड किया तो मुझे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू r माइनस डी डिवाइडेड बाय r। अब मुझे करना क्या है कि r कॉमन लेके इस r से कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो g डैश अपॉन जी वैसे ही लिखा ना इधर, इज इक्वल टू r इधर है, d के साथ r नहीं है तो ऊपर भी d से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया r। अब क्या करना है, g डैश अपॉन जी, ये r और r आ गया कॉमन, r आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस डी अपॉन r, और ये r क्या आ गया, डिवाइड आ गया, r से r कैंसिल, तो g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन r, ठीक। g डैश क्या आएगा, g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन r। ये आपकी बुक पे जो ड्राइव करना है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, समझते हैं। देखो ध्यान से, क्या इक्वेशन है, दैट इज g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन r। इस इक्वेशन से हमें समझ क्या है, समझ ये है, इस g को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या हुआ, g डैश इज इक्वल टू जी वन जर जी माइनस जी डी अपॉन r। ये मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आई, इससे समझ क्या आया, इससे ये समझ आया कि ये g बड़ा है g डैश से, g डैश मतलब डेप्थ वाला g छोटा है। क्यों, क्योंकि देखो जी से अगर कोई चीज निकालोगे जो जी डैश आएगी, मतलब ये जी है, ये 10 है, इसमें कुछ माइनस किया, 2 माइनस किया, तो आपके पास क्या आया 8। तो जी डैश क्या है, छोटा है, और जी क्या है, बड़ा है, ये दिमाग में रखना है। तो ये बात को समझो, ये मेरे पास अर्थ है, इसके ये अर्थ है, तो इसका मास m है, और इसके सरफेस पे वैल्यू क्या है, g। जैसे आप नीचे गए डेप्थ, तो इसका मास क्या हो गया, m हो गया, है ना। जैसे ही मास m हुआ, और इधर इस जगह पे इसकी वैल्यू क्या है, g डैश। तो g डैश क्या है, g डैश इज इक्वल टू जी एम, और ये वाला जो रेडियस था इसका अब x स्क्वायर था, तो ये देखो ये m की वैल्यू कम होगी ना यार, पहले मास बहुत बड़ा था, अब मास क्या हो गया, छोटा, तो g डैश की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। इससे पता क्या चला कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो कि g की वैल्यू कम होती है, पहली डेरिवेशन 5 नंबर की आएगी, और जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे आते हो और g की वैल्यू क्या होती है, तब भी कम होती है। मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, सरफेस पे होती है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है, सरफेस पे होती है। अब चलते हम नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वेरिएशन विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के घूमने की वजह से भी जी की वैल्यू बदलती है, ये भी याद रखना, अर्थ के घूमने की वजह से भी जी की वैल्यू बदलती
है। ये दिमाग में रखना कि अर्थ की मतलब अर्थ अगर घूम रहा है उसकी वजह से भी वैल्यू ऑफ जी वेरी करता है। अच्छा मान के चलो ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। आराम से सुनना पहले कंसेप्ट को, जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से आएगा। ये हमारा प्यारा अर्थ है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। ये ऐसे किससे घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है और इसका ये रेडियस आर है। ये रेडियस क्या है? आर है। अच्छा अगर ये घूम रहा है तो इसके ऊपर पड़ी हुई हर एक चीज घूमेगी। मैं बोल रहा हूं ये आपका वजाइद सर विद अ मास m इधर पड़ा हुआ है और ये भी घूम रहा है, ऐसे होगा ना। और ये वाला, ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा? आर। और ये क्या है? थीटा। बात समझ आई कि नहीं? इतना समझ आना चाहिए। और ये सेंटर ऑफ एक्सिस से वजाइद सर तकरीबन तकरीबन छोटे आर दूरी पे है। बात समझ आई कि नहीं? अगर ये थीटा है और ये भी क्या होगा? थीटा होगा। मान के चलो, देखो अगर ये अर्थ घूम रहा है, डर 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 अर्थ घूम रहा है, तो ये साथ वाला मास भी घूमेगा डर डर डर। मतलब जब अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, दिन और रात बना रहा है, डर 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 घूम रहा है, तो क्या मैं भी साथ में डर डर घूम रहा हूं? तो ये भी मैं साथ साथ में घूम रहा हूं। एक चीज याद रखना, जब आप गाड़ी में ऐसे घूमते हो तो आपको एक झटका नहीं लगता ऐसे बाहर की तरफ, है ना? जैसे गाड़ी घुमाई तो जैसे आपको झटका कहां लगेगा? बाहर की तरफ। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे जब मैं इसे ऐसे मतलब ऐसे घूम रहा है तो मुझे इधर क्या लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे लगेगी। बात समझेगी? अच्छा आप सोच रहे हो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीपिटल के बराबर ही है। का फॉर्मूला क्या है? दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये छोटा आर। ठीक। अच्छा हमें v इज इक्वल टू ओमेगा आर का पता है, तो मैं क्या लिखूंगा? एम ओमेगा आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये स्क्वायर अंदर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई। बात समझ आई कि नहीं? फिर ये आर और आर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। यही लिखा है मैंने। ठीक है, मतलब इतनी फोर्स इसको बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है। अच्छा देखना, ये थीटा तो ये भी कायदे से क्या होगा? थीटा। और इसका एक इधर, इसका एक, अगर ये थीटा, तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये मैं इसको ऐसे लाइन पे लगाऊं तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कंपोनेंट क्या होगा? दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। मुझे साइन थीटा के साथ कोई भी लेना देना नहीं। अब देखो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितनी होगी? इस पे एफ नेट कितना होगा? एफ नेट कितना होगा? वो होगा, एक फोर्स अंदर की तरफ आ रही है, इसको अंदर की तरफ लग रही होगी ना एक फोर्स, ये ऐसे, ये mg इसको अंदर की तरफ लग रहा है, ये mg अंदर की तरफ लग रहा है, और माइनस एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। क्या लग रही है? दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये ध्यान में रखना, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या लग रही है? mg इधर, और m ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा उधर लगेगा। अब मेरी बात सुनना, इस r को मैंने करना है रिप्लेस। ठीक है, इस आर को करना है मैंने रिप्लेस। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल उठाऊं, ये ट्राइंगल मैंने ऐसे उठाई, ये ट्राइंगल मैंने यहां से उठाई, ये थीटा था, ये आर है और ये आर है। ठीक है, अगर मैं इसका कॉस थीटा लिखूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या? आर। आर, तो आर को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। कोई भी डाउट होगा दोबारा वीडियो देखना। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एडजेसेंट आर है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। आर क्या है इसका? एडजेसेंट, और ये क्या है? दैट इज हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। तो मैंने इस छोटे आर को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? एफ नेट। एफ नेट मतलब अभी नेट क्या होगा जब बॉडी घूम रही, तो एफ नेट एम जी डैश, घूमने की वजह से ये वाली फोर्स पैदा हुई ना, अगर घूमेगी नहीं तो ये वाली फोर्स ही नहीं पैदा होगा, इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? आर की जगह लिखूंगा आर
आर कॉस, आर, इस आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा दोबारा। ठीक है, तो ये मैं क्या लिखूंगा, एम जी डैश, यहां से एम कॉमन आ जाएगा, एम कॉमन, ये अंदर क्या बचा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जी डैश की वैल्यू होगी इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब खुद दिमाग लगाओ, सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है, जी, जब घूमा तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी डैश बड़ी के कम हुई, कम हो गई है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, 10। जब घूम रहा है, घूमने की वजह से ये फैक्टर आया ना, तो जी की वैल्यू होगी कम, तो ये फैक्टर मान लो 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। बात समझे कि नहीं है, मतलब हुआ क्या है कि ये घूमने की वजह से है जी डैश, ये रुकने की वजह से माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यही है ना, और ये थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जिसको आप क्या बोलते हो, लैटिट्यूड, क्या बोलते हो इसको। तो कभी कभी वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड भी पूछ लेता है रोटेशन की जगह, तो लैटिट्यूड के साथ क्या करते हैं, हम एंगल देखते हैं। बात समझिए, ये थीटा जो है ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेटर, और ये वाला एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, लैटिट्यूड को करता है, इतना दिमाग में रखना। और जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, इसके 2 केस हो सकते हैं, घूमने के 2 केस हो सकते हैं, पोल पे और इक्वेटर पे। ठीक है, पोल पे, अगर आप पोल पे देखो, जब मतलब वो वाली बॉडी कहां चलेगी, मतलब जो यहां पे थी वो कहां चलेगी, इधर आ गई है बॉडी, तो ये वाला एंगल इक्वेटर के साथ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस 90 की वैल्यू होती है दैट इज 0 का स्क्वायर। तो ये पूरा फैक्टर मर जाएगा, जी डैश किसके बराबर होगा, जी के बराबर ही होगा, क्योंकि पोल पे देखो ना, पोल पे जब चला गया, पोल पे जब चला गया वो बॉडी घूम ही नहीं रही है, तो उसके लिए तो वैल्यू जी ही रहने वाली है, ये घूमने की वजह से बता रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर पे क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे ये देख लो, ये इक्वेटर पे बॉल इधर होगा या मेरी बॉडी इधर आ जाएगी, तो ये वाला थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पोल पे 90 था, तो ये वाली लाइन इधर आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कॉस स्क्वायर 0, तो मैं क्या लिखूंगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर, तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जी से तो कम ही होगी, ये मिनिमम है इधर, ये इधर क्या है, मैक्सिमम। बात समझे कि ये घूमने की वजह से मैंने दोनों केस आपको पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट केस क्या आएगा, दैट इज ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारा अर्थ पूरी तरह से सफेयर नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो यहां का रेडियस कम है, पोल का रेडियस कम है, ठीक है, और इक्वेटर का रेडियस क्या है, इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो होगा क्या, जब मैं जी पोल लिखूंगा, ये मैं शेप ऑफ द अर्थ की बात कर रहा हूं, जी पोल लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, जी एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर, ये कम है, तो जी की वैल्यू पोल पे क्या है, ज्यादा है। ये मैं घूमने की वजह से नहीं बता रहा, मैं शेप ऑफ द अर्थ की बात कर रहा हूं, आर कम है तो जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर इक्वेटर का स्क्वायर, ये ज्यादा है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या है, कम है। ऐसे भी इक्वेटर पे जी, घूमने की वजह से भी इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो, पोटेंशियल एनर्जी तब किसी में पैदा होती है जब आप किसी के साथ क्या करो, जबरदस्ती करो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पेन की मर्जी है या स्टाइलिस की मर्जी क्या है कि मैं यहां नीचे जाऊं,
है ना, ये नीचे गया, है ना। मैंने इसके साथ जबरदस्ती की और उठा के ये ऊपर लाया, तो इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस कहां चला जाएगा, नीचे। वैसे ही मेरे पास ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है ना। तो होगा क्या कि मैं जब भी इसके साथ जबरदस्ती करूंगा, मतलब जो ये नहीं चाहता वैसा करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका मतलब ये चाहता है कि मैं ऐसे रहूं, तो मैंने इसके साथ की जबरदस्ती। अब इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, जो इसको वापस कहां लाएगा, वहां पे। बात समझ आई कि नहीं, इधर इधर देखना ध्यान से। ये नॉर्मल पोजीशन, जबरदस्ती की तो पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या होगी, स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तब आएगा जब आप किसी के साथ छेड़छाड़ करोगे, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ध्यान से देखो, इधर देखना, ये मेरे पास कोई बॉल है ना, ये इससे प्यार करता है, इससे लव करता है। तो जैसे ही आप इसको उठा के ऊपर ले जाओगे तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यही लिखूंगा ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। के पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की वजह से है। अब इतनी तो बात समझ आ गई सर जी, कि आप हमें यह कहना चाहते हो कि किसी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तब पैदा होती है जब आप उसके साथ जबरदस्ती करते हो। इसके साथ जबरदस्ती की तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। सर डेरिवेशन कैसे करेंगे, डेरिवेशन के लिए आप ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का एक नई डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the unit mass from infinity to that point जहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो। मान लो ये अर्थ है ना, इंफिनिटी, एम नॉट उठा रहे हो आप इंफिनिटी से। अब ये मास क्या है, एम है, आपने कितनी दूरी पे लाना है, पी पॉइंट पे लाना है। यहां से कितनी दूरी है, दैट इज आर दूरी। समझ आया कि नहीं आया। एक बात समझना, जब ये एम है, ये इस बड़े वाले एम से प्यार करता है, तो जब ये एम इधर आ रहा होगा, ये खुद ब खुद आएगा कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी, खुद ब खुद आएगा। जब खुद ब खुद आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि स्टाइलस को आप यहां से ऊपर उठा के लाओ तो जबरदस्ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही आप इसको नीचे छोड़ोगे तो ये जबरदस्ती नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं ये वाला मास इस वाले मास से प्यार करता है, तो जब इसको आप पास लाओगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमने पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए क्या करना है, काम निकालना है। क्या निकालना है, काम। तो मैं काम पे ही फोकस करूंगा, वर्क डन निकालूंगा। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ये एम है, ये बड़ा एम है, ये एम इससे क्या करता है, प्यार करता है, तो खुद ब खुद आ जाएगा। मतलब इन दोनों की शादी हो रही है, खुद ब खुद आ जाएगा। तो जब ये एक्स दूरी पे था, यहां से कितनी दूरी पे था, एक्स दूरी पे था, है ना, कितनी दूरी पे था, एक्स दूरी पे था। कौन, एम नॉट। इसकी शादी हो रही थी इसके पास, तो बड़े मजे से जा रहा था उधर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम भी हो रही थी। तो इसने अपनी छोटी सी वीडियो बनाई, डी एक्स के लिए थोड़ी सी वीडियो निकाल के बनाई, हम आन चले सजना के घर, ये इतनी थोड़ी सी। तो यहां पे इसको इस तरफ कौन लेके जा रहा होगा, दैट इज फोर्स लेके जा रही होगी। कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय दूरी, दैट इज एक्स का स्क्वायर, है ना। इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, वो जो वर्क डन आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी समझने वाला है। तो मैं पहले छोटा वर्क डन निकालूंगा, छोटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू छोटे डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर होनी चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं
कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन की वजह से आती है, और जबरदस्ती करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, खुद ब खुद तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। डेरिवेशन के लिए आपको काम निकालना है, मैं बोल रहा हूँ एम नॉट है, इन्फिनिटी से ये खुद ब खुद इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इसकी शादी इसके साथ हो रही है, ये मजे से इधर आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ डी एक्स के लिए इसने वीडियो बनाई है, ठीक है, उतना ही कम काम निकाल रहे हैं। समझ आया कि नहीं है? मतलब इधर, मतलब आपने ये ध्यान में रखना, आपने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपने आपने अभी निकाली है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली है ना, मैं पीछे मुझे आता है यार, मैं ऐसे दिखाने के लिए, ग्रेविटी जो फोर्स है वो कौन सी है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं इसके बीच में डालूंगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स क्या होगा, जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ आया कि नहीं है? अब देखो ये फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स का वर्क है ना, वेरिएबल फोर्स है जो डिस्टेंस के साथ बदलती है फोर्स, है ना, एक्स बड़ा होगा तो फोर्स कम होगी, एक्स कम होता फोर्स ज्यादा होती है। तो इसका वर्क डन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से निकलता है, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन, यहां पे भी आपने सांप लगा देना है और इस साइड भी आपने सांप निकालना है, दैट इज जी एम एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। और कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर आर तक, इंफिनिटी से लेकर आर तक, ये आपने लिमिट डाल दी, ठीक। ये आपका इंटीग्रेशन किया तो छोटा छोटा वर्क डन, छोटा छोटा वर्क डन, छोटा 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 वर्क डन, छोटा वर्क डन, छोटा 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 तो छोटा सब निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये मैंने बाहर निकाला, जी एम एम नॉट आ गया बाहर, एम नॉट क्या आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स। समझ आया ना, इंफिनिटी से लेकर आर पॉइंट तक। अब जो मेडिकल का बच्चा है इंटीग्रेशन में पंगे करेगा, ठीक है, मैथ्स वाला समझ जाता है, इंटेलिजेंट होता है मैथ वाला। समझ आया कि नहीं, मेडिकल वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं और थोड़ा रट्टा मारते हैं, है ना। अच्छा देखो, वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम नॉट, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर -2 इंफिनिटी से लेकर आर तक डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान में रखना कि जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स क्या होता है, दैट इज पावर में एक ऐड किया, उसी पावर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसे ही करेंगे ना। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन, जी एम एम नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे, x -2 + 1, और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और कहां से कहां तक, दैट इज इंफिनिटी से लेकर आर पॉइंट तक, इंफिनिटी से लेकर आर पॉइंट तक। कोई भी डाउट नहीं है, मजे से करो, अगर नहीं आ रहा दोबारा रिवाइंड करो, पीछे करो ना यार, टेक्नोलॉजी है ना, पीछे करो वीडियो, मैं क्यों रिपीट करूं। वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम नॉट एक्स रेज टू पावर -2 में से दो, देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे, दो में से एक निकालेंगे तो एक आएगा, बड़ी रकम के साथ -1 है तो ये -1 इधर, तो नीचे भी क्या आएगा, -1, यहां से कहां से, इंफिनिटी से लेकर आर तक, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू -जी एम एम नॉट, माइनस आगे चला गया ना तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ये एक्स रेज टू पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर आर तक। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक बार आर रखते हैं, -1/इंफिनिटी लिखते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वर्क डन इज इक्वल टू -जी एम एम नॉट, ये आएगा 1/r -1/इंफिनिटी। एक बार x में 1/r लिखना है, दैट इज अपर लिमिट, -1/x में एक बार इंफिनिटी लिखना है। एक चीज याद रखना, ये मेरे पास एक टॉफी है, अगर मैंने इन्फानाइट लोगों को देनी है, मतलब 10 करोड़ लोगों को देनी है, 1000 करोड़ लोगों को देना, सबको क्या मिलेगा, पिद्दू पिद्दू, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो वर्क डन आएगा तो वो कितना आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू -g बड़ा m छोटा m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये r आएगा। यही वर्क डन क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, विच इज -g एम नॉट डिवाइडेड बाय आर। अब देखो माइनस वैल्यू क्यों आई है, माइनस वैल्यू ये बोलती है कि जो एम नॉट है वो खुद ब खुद एम के पास चले जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझे कि नहीं, माइनस वैल्यू, माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि जी की वैल्यू क्या हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। देखना
टेंशन नहीं लेने का, आपका क्या आया, U इज इक्वल टू माइनस जी एम नॉट डिवाइडेड बाय आर आया, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है कि जैसे ही एम नॉट एम के पास खुद ब खुद आ जाता है, तो जो खुद ब खुद हो जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह से एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये क्या है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, दैट इज एम नॉट। मतलब कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू यू अपॉन एम नॉट। यू की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर, और ये एम नॉट इस फॉर्मूले का, डेफिनेशन का, एम नॉट कैंसल, आंसर कितना आया, जी बड़ा एम डिवाइडेड बाय, ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। एक मैंने अभी क्या सिखाया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अभी क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से चल आया होगा। चलते हैं अब ने टॉपिक, इसका ना यूज भी है, ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज नहीं करते। पोलर सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, वेदर वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या हो गया, हमें ये पता लगाना है कि शाम को बारिश होगी नहीं होगी, तो सैटेलाइट 2-3 चक्कर लगाएगा ना अर्थ के इर्द गिर्द और पता करेगा क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। और ये जियो स्टेशनरी एक ही जगह खड़ा होके सिग्नल को इकट्ठे करता है, अर्थ के मुताबिक एक ही जगह खड़ा रहता है, तो ये लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट मान के चल, दुबई का शहर है ये, इसके ऊपर सैटेलाइट ये खड़ी है, तो यहां से सिग्नल जाएगा ना इधर, फिर वो कहीं और भेजेगा ना, तो उस सैटेलाइट को पर्टिकुलरली वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा ताकि यहां के सिग्नल पर्टिकुलरली वहां पे चले जाएं। अगर वहां पे वो रहेगा ही नहीं, तो अगले ही पल वो कहीं और होगा, तो क्या सिग्नल वहां पे जा पाएंगे, तो नहीं। तो लाइव टेलीकास्ट के लिए हम जियो स्टेशनरी का यूज करते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसके बाद और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कैपलर लॉ ऑफ, कैपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, कैपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। कैपलर के 3 लॉ थे जो प्लैनेट के मोशंस को क्या करते थे, दैट इज एक्सप्लेन करते थे। 3 लॉ कौन कौन से थे, दैट इज पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। जैसे मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, ऑर्बिट ये कहता है, पहला लॉ, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, इट स्टेट्स दैट, it states that planet moves in elliptical orbit around sun। मतलब हुआ क्या कि लोगों ने सवाल किया कि यार प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, तो उनका जवाब लेके आया हमारा केपलर। उसने ये कहा कि ये हमारा सन है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द प्लैनेट ऐसे मूव नहीं करता, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करता। कैसे मूव करता है बताओ, ये मूव करता है इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट में मूव करेगा, ठीक है। कैसे ऑर्बिट में मूव करेगा, ऐसे ऑर्बिट में मूव करेगा, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये सेंटर नहीं है, इसको, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे फोकस, इसको क्या बोलेंगे, फोकस। ये हमारा पहला लॉ था, बात समझ आई कि नहीं है, ये हमारा क्या था, पहला लॉ था। इसी तरह से दूसरा लॉ आया, दूसरा लॉ क्या कहता है,
दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ये क्या कहता है? ये बोलता है द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये आपका सन, ये आपका क्या है? सन है। ठीक है, ये आपका सन है, ये आपका सन है, इसके इर्द गिर्द प्लैनेट मूव करता है। ठीक है, देखो मान के चलो ये लेंथ बड़ी है ना, और ये लेंथ बड़ी है ना, ये ये इस तरह से ये प्लैनेट यहां से यहां पे चला, तो ये एरिया स्वीप हुआ ना, मान लो ये एरिया स्वीप हुआ 6 मंथ में। ठीक है, अगर और कहीं 6 मंथ लगेंगे, मतलब यहां से प्लैनेट को यहां पे आने पे कितने मंथ लगे? दैट इज 6 मंथ लगे। तो ये क्या कहता है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा? बराबर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लैनेट को चलते चलते, मतलब अगर यहां से यहां तक 1 सेकंड लगा और यहां से यहां तक 1 सेकंड लगा, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। अब मेरी बात सुनो, देखो ये वाली चीज क्या है? छोटी, और ये वाली चीज क्या है? बड़ी। तो अगर 6 मंथ में यहां से यहां तक चलना है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो ये प्लैनेट यहां पे क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। प्लैनेट यहां पे क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और ये वाली चीज छोटी है, तो ये मजे से भी यहां पे चल सकता है। तो प्लैनेट जब दूर होता है तो वो कैसे मूव करता है? स्लो मूव करता है। ये याद रख लेना, ये इसकी बेसिक चीज है। बेसिक चीज, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये वाली लेंथ छोटी होती है, ये बड़ी है ना। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या बराबर आना चाहिए। मैं इस लेंथ को मान रहा हूं 2 और इसको मान रहा हूं 4, और इधर मैं इसको मान रहा हूं 2 और इसको मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं 4 और इसको मान रहा हूं 2। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 4 2 8। इधर का एरिया भी बराबर ही आएगा। बट ये वाला डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो प्लैनेट फास्ट मूव करेगा, जल्दी जल्दी इसको कवर कर करेगा 6 महीने में। तो ये तो है ही छोटा, ये तो क्या है ही छोटा। तो ये वाला डिस्टेंस कितने में कवर कर लेगा? दैट इज छोटा डिस्टेंस है, तो आराम आराम से भी कवर कर लेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इधर से इधर आने पे टाइम 6 मंथ है, इधर से इधर आने पे भी टाइम क्या? 6 मंथ है। तो इधर का एरिया और इधर का एरिया क्या रहने वाला? सेम रहने वाला है। आप खुद अक्ल लगाओ, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो एरिया कितना? 8। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा, तो ये 4, इधर 2। तो ये वाला डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये स्लोली मूव करेगा ना, ना तेज मूव करेगा ना, ताकि डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाए, 6 महीने में ही कवर हो जाए। और ये 2 है तो स्लोली भी करेगा, तो तब भी वो अपने पॉइंट पे पहुंच जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ एरिया। बस इसमें इतना याद रखो कि लॉ ऑफ एरिया में 2 चीजें हैं कि जब प्लैनेट दूर होता है तो स्लो मूव करता है, जब पास होता है तो फास्ट मूव करता है। और अगर यहां से यहां पे जाने पे टाइम 6 मंथ का है और यहां से यहां जाने का टाइम 6 मंथ का है, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ये आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हमारे पास क्या है? दैट इज सन। ठीक है, ये सेंटर होगा, ये इधर, ये वाली दूरी यहां से होगी ए, इसको बोलेंगे सैमी सैमी मेजर एक्सिस। मुझे यही चाहिए, ये समझना। यहां से इधर का, यहां से इधर को बी बोलते हैं। ठीक है, ये सन एक फोकाई पे होता है,
जब प्लैनेट यहां से यहां पे चल के वापस आता है तो ये टाइम पीरियड लेता है टी। क्या लेता है? टाइम पीरियड टी। तो वही बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड that is t is cube of या is is directly proportional to the cube of semi मेजर एक्सिस। मतलब जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या है? सेंटर से यहां तक की दूरी, ये सेंटर है एक्चुअली में। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये 3 लॉ थे जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ने थे। जितना बताया है मैंने लॉ पे उतना ही याद रखना। बात समझ आई कि नहीं? होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है कि मैंने सारी डेरिवेशंस जो बोर्ड में पूछी जाती हैं, सारी डेफिनेशंस जो बोर्ड में पूछी जाती हैं, वो मैंने कवर की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज इस पे लाइक करें, कमेंट करें, और जो डाउट हुए खुले दिल से पूछें। ठीक है? केपलर लॉ आपको नहीं समझ आ रहा होगा। क्यों नहीं समझ आ रहा होगा? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेरिवेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि टू द पॉइंट में उसको कंसाइज रखूं। अच्छा, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करें और बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं। और प्लीज आपको कोई भी सजेशन देना है तो उस पर मुझे कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। तो जी अगला टॉपिक है हमारे पास, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। देखो ध्यान से, अच्छे से समझना, हर एक चीज आपको क्लियर होगी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। देखो मैं ना यहां से किसी चीज को फेंकता हूं तो ये क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। अब मैं किसी चीज को इतने जोर से फेंकूं, ये मेरा अर्थ है ना, ये इसकी फील्ड है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब अगर मैं इसको किसी चीज को यहां तक फेंकूं तो ये वापस नीचे आ जाएगा, है ना? आएगा ना नीचे? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, यहां तक फेंको नीचे आ जाएगा। फिर मैं थोड़ा और जोर लगाऊं तो फिर यहां तक जाएगा। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर ये थोड़ा और जोर लगाया तो ये यहां तक जाएगा और फिर ये वापस नीचे आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं मैं और जोर से फेंकूं, ये यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि ये किसकी फील्ड में है? दैट इज किसके फील्ड में है? दैट इज अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर मैं किसी चीज को फेंकता हूं, जैसे ये मैंने इसको फेंका, ठीक है, यहां से फेंका तो ये यहां पे गया फिर वापस नीचे आ गया। और जोर से फेंका, थोड़ा और ऊंचा गया और वापस नीचे आ जाएगा। फिर और जोर से फेंका। अब क्या करना है? ध्यान से सुनना। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जब अगर आप किसी चीज को फेंको वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर चला जाए। मतलब आपने इस स्टाइलिस को इतने जोर से फेंका, इतने जोर से फेंका कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर चला गया। इसको बोलते हैं दैट इज एस्केप वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? द वेलोसिटी विद विच यू कैन प्रोजेक्टेड सम ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब एक बार इतने जोर से फेंका ताकि वो वापस नीचे को ना आए। जैसे गुलेल से कोई चीज मारते वापस नीचे आ जाती है, या गोली मारते वापस नीचे आ जाते। आप सैटेलाइट्स को इतने जोर से फेंकते हो, इतने जोर से फेंकते हुए कि ये अर्थ की ग्रेविटेशन छोड़ के चला जाता है। इतने जोर से फेंकना है। उसी वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे? एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलोगे? एस्केप वेलोसिटी। ध्यान से समझना, इधर इधर एक चीज मैं अभी और बता दूंगा, इधर सुनना। उसी चीज को आप क्या बोलोगे? एस्केप वेलोसिटी, वी एस्केप। ठीक है, इतने जोर से फेंको कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के वापस ना आए। और आप इसको फेंकते ऐसे हो, ये अर्थ के ऐसे चक्कर खाता है, चक्कर खाता है। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, और ऐसे बाहर हो जाता है। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। ठीक है, इतने जोर से फेंको कि ये वापस ना आ जाए, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? द
velocity with which you can project मतलब फेंकना, a object so that it leave the earth gravitational field, कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ दे, वापस ना आए। देखो, जब वो अर्थ पे होता है ना, उसके पास दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो दी, और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट जब ये फाइनली स्पेस में चला जाता है, मतलब ये जो चीज आपने फेंकी ये स्पेस में चली गई, स्पेस में इसके पास जो टोटल फाइनल एनर्जी होती है ना, वो जीरो होती है। बात समझ आई नहीं? अब मुझे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? फॉर्मूला। उसके लिए मुझे डेरिवेशन करनी पड़ेगी, और डेरिवेशंस आएगी विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस कंसेप्ट से हमारी इसकी डेरिवेशन निकलेगी, और मैं अभी बता देता हूं कि वी एस्केप का जो फॉर्मूला लिखने वाला है वो क्या, √2rg निकलने वाला। कोई टेंशन लेने वाली बात, इसको ड्राइव करना है। एस्केप वेलोसिटी तो आप समझ गए हो, ठीक है। अच्छा सुनना, हमें पता है टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। फाइनली जीरो है, और इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है प्लस काइनेटिक एनर्जी भी है। ये बात समझ लो, इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। मान लो रेडियस कितना r, और मान लो क्या कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है, और इस अर्थ का मास कितना है, दैट इज m है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने निकाला, दैट इज u प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू क्या है, दैट इज -g बड़ा m छोटा m, जिसको आप फेंक रहे हो, ये जो फेंक रहे हो इसका मास कितना है, m डिवाइडेड बाय r, ठीक। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m v एस्केप का स्क्वायर, ठीक है। आर मैंने यहां पे रेडियस कितना लिया, बड़ा आर लिया है, तो आप इसको चेंज कर लो, इसको क्या रख लो, आर रख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस इधर इधर याद रखना, इस जगह पे सरफेस पे दो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है इसके पास और काइनेटिक एनर्जी है, और दोनों का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है। इक्वल टू स्पेस में जाके इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको उठाओ, उधर शिफ्ट करो, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 2 को उठाओ, उधर मल्टीप्लाई करो, वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। समझ आया ना? सर जी जो आपने बोला अच्छे से चमक गया, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात, मतलब वी एस्केप का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय आर। ये एस्केप का एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये एस्केप का एक फॉर्मूला हुआ, ये मैं इसको आगे ले चल रहा हूं, ठीक है। वी एस्केप का एक फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट 2gm अपॉन आर। कोई डाउट हो तो पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये आया। अब मुझे पता है कि क्या पता है आपको, मुझे पता है कि g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। ये g का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है g, पहले मैं बता चुका हूं मैं। देख, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम होता है, तो जी एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जी आर स्क्वायर। तो वी एस्केप क्या लिखूंगा, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2, जी एम की जगह क्या लिखूंगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, आर ने आर को मार दिया, वी एस्केप कितना आ गया, अंडर रूट 2gr। सर उसमें और इसमें क्या दिक्कत है, आसान हो गया। दैट इज आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस कितना है, दैट इज 6400 किलोमीटर। जी की वैल्यू आप कितनी लिखते हो ना, या 9.8 लिखते हो या 10 लिखते हो, ठीक है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू
9.8 इंटू 6400 किलोमीटर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वीएसके पता कितना आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किसी भी चीज को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो वो अर्थ पे वापस आने वाली नहीं है। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये अर्थ के केस में है। जैसे जैसे प्लैनेट चेंज होगा, जी की वैल्यू चेंज होगी, तो एस्केप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा सुनो ध्यान से, इससे पहले आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट, वैसे मैंने सैटेलाइट को आपको अगले पेज पे अच्छे से समझाया, बट सैटेलाइट को समझ लो। सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट क्या है, द हैवी बॉडी रोटेटिंग, रोटेटिंग या रिवॉल्विंग लिख लो, रिवॉल्विंग अराउंड एन अदर हैवी बॉडी, अराउंड एन अदर हैवी बॉडी। मतलब एक बॉडी जब दूसरी, एक बड़ी बॉडी जब दूसरी बड़ी बॉडी के इर्द गिर्द मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के इर्द गिर्द एक बड़ी बॉडी कौन सी मूव कर रही है, दैट इज मून, उसको आप बोलते हो सैटेलाइट। अब अक्सर आप, आपके दिमाग में ये रहता है यार हम यहां से सैटेलाइट भेजते हैं, यार वो भी प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उनको भी हम सैटेलाइट कहते हैं। बट मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, देखो ध्यान से, आराम से सुनना। जिस रास्ते पे ये मूव करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, द ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, द द वेलोसिटी विद विच द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ या अराउंड द प्लैनेट, अराउंड द प्लैनेट। मतलब वो वेलोसिटी जिसकी वजह से कोई भी सैटेलाइट इस प्लैनेट के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, उसको आप ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हो। अच्छा सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट आर जी। सर इसको डिराइव्ड करना है, सवाल बोर्ड में डेरिवेशन का आता है, तो डेरिवेशन में ना आपको पहले ये सीखना है कि यार इस ये जो बॉडी घूम रही है इसके इर्द गिर्द, इस प्लैनेट के इर्द गिर्द ये जो बॉडी घूम रही है, इसको फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, घूमने वाली फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में कौन सी फोर्स है, मास और मास के बीच में कौन सी फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जिसको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कि मतलब देखो यहां पे देखो, ये जो मून रिवॉल्व कर रहा है, ये एक वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको एक फोर्स चाहिए जिससे ये रिवॉल्व करता है, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो रोटेट करवाती है, और यहां पे वो फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन सा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी पत्थर को धागे से बांध के घुमाओ, तो वो धागे में जो टेंशन होगी वो उसको घुमाएगी ना। वैसे ही ये मून छोटा है, ये अर्थ बड़ा है इससे, तो इन दोनों के बीच में है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसको क्या करने लगती है, घुमाने लग जाती है अपने इर्द गिर्द। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। देखना ध्यान से, यहां से इसकी दूरी कितनी है, ये मान के चलो इसकी दूरी है दैट इज आर दूरी, मान के चलो कितनी दूरी है, आर दूरी है। होप आपको समझ आएगा, आर दूरी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या लिख सकता हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लिख सकता हूं। सेंट्रीपिटल तो यही होता है, मास का, रेडियस का, है ना। मास वेलोसिटी किस किस वेलोसिटी से घूम रहा है, उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल देते है ना। फिर इधर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी बड़ा एम छोटा एम, और दूरी का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये वाला एम, ये वाला एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये वाला आर और ये वाला आर हो जाएगा कैंसिल। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर आया। वेरी गुड, इसको सर अगले पेज पे डिस्कस करते हैं।
हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आई, ऑर्बिटल वेलोसिटी आई अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर आया। इसको मैं जी और आर के टर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे पता है जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्केयर होता है। जी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी आर स्केयर इज इक्वल टू जी एम। इसको उठाओ और इधर पुट करो तो वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, इसको जी एम की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट जी आर स्केयर अपॉन आर। इस आर ने आर को मार दिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गई, दैट इज अंडर रूट जी आर। ये किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। हर प्लैनेट का जी बदलता रहता है, आर बदलता रहता है। समझ आया कि नहीं आया? अब मेरी बात ध्यान से समझो, इधर इधर इधर। वेरिएशन, वेरिएशन नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी, सॉरी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताओ। देखो इधर, देखना, वी एस्केप क्या है, अंडर रूट टू जी आर, यही निकाला ना आपने, यही निकाला। वी ऑर्बिटल कितना है, वी ऑर्बिटल है जी हमारे पास अंडर रूट जी आर, सामने दिख गया आपको। इसको कैसे लिख सकते हो, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट अलग लिख सकते हो और अंडर रूट जी आर अलग लिख सकते हो। इसको मैंने अलग अलग करके लिखा। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, वी ऑर्बिटल, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी ऑर्बिटल। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस रिलेशनशिप बिटवीन वी एस्केप एंड वी ऑर्बिटल। अच्छा सवाल है, आ सकता है। समझ आया कि नहीं आया? ये हमारा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद है जी सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। मैं बोल रहा हूं सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द अराउंड द लार्ज बॉडी। मतलब ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इस ये भी लार्ज बॉडी है, ये भी लार्ज बॉडी है, ये एक लार्ज बॉडी दूसरे लार्ज बॉडी के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये क्या है, सैटेलाइट। ठीक है, ये क्या हमारे पास, सैटेलाइट। ठीक, ये बात की इसने। फिर ये बोल रहा है अर्थ इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड द सन। अर्थ भी एक सैटेलाइट है, किसका, सन का, क्योंकि ये रिमूव करती है सन के इर्द गिर्द। द मून इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। मून भी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करती है। अर्थ एंड मूव आर द नेचुरल सैटेलाइट। ये कुदरत है, मतलब नेचुरली ये सैटेलाइट्स हैं। अर्थ मूव करता है सन के इर्द गिर्द तो सैटेलाइट है, और मून रिवॉल्व करता है किसके इर्द गिर्द, मून किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है अर्थ के इर्द गिर्द, तो वो भी एक क्या है, सैटेलाइट। समझ आया? होप्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो इधर दो तरह की सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। एक आपको दिख रहा होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो अर्थ के मुताबिक एक जगह पे है। मतलब जितनी रफ्तार से अर्थ रोटेट करता है उतनी रफ्तार से जियो स्टेशनरी भी रोटेट करती है, तो ये क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एक है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जो पोल्स के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये जियो स्टेशनरी इक्वेटर के अलोंग रिवॉल्व करती है और अर्थ के मुताबिक क्या रहती है, स्टेशनरी रहती है। ये पोलर सैटेलाइट है जो अराउंड द पोल क्या करती है, रिवॉल्व करती है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं जो हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ है जो, ठीक है, इसके अराउंड दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं। एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और दूसरी क्या होती है, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा, जियो स्टेशनरी ये क्या होती है, रेस्ट पे होती है विद विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के मुताबिक ये किस पे होती है, रेस्ट पे होती है। जैसे ये मेरा अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ठीक है,
जिस रफ्तार से ये चलता है उतनी रफ्तार से ये भी चलती है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये तकरीबन 24 आवर का होता है। समझ आया कि नहीं आया? देख ये जैसे ये अर्थ ना, अर्थ चल रही है, अर्थ चल रही है ना, इसके ऊपर जो सैटेलाइट है देना, जैसे मैं अर्थ हूं ये सैटेलाइट है, तो जैसे जैसे अर्थ चल रही है वैसे वैसे सैटेलाइट भी चल रही है। तो अर्थ अपना चक्कर कंप्लीट करता है 24 आवर में, रात और दिन बनता है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर होगा। बात समझ आई कि नहीं है? और ये अलोंग द इक्वेटर होता है, ये मूव अलोंग द इक्वेटर, ये इक्वेटर के अलोंग मूव करता है और तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है। अगर मैं इक्वेटर से ऊपर नापू ना तो 36,000 किलोमीटर होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे से, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई कि जियो स्टेशनरी क्या होता है, ठीक है। पोलर सैटेलाइट नॉट रेस्ट, ये रेस्ट पे नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये अर्थ के रिस्पेक्ट पे कभी भी रेस्ट पे नहीं होता। ये एक दिन और रात में दो दो चक्कर भी लगा देता है अर्थ के, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ये एक दिन और रात में दो दो चक्कर लगा देता है। समझ आया कि नहीं आया? और ये तकरीबन तकरीबन, ये इधर लिखा भी हुआ है, दैट इज ये इसकी जो हाइट रहती है, इसकी जो हाइट रहती है वो तकरीबन 715 किलोमीटर ऊपर रहता है। और ये मूव अलोंग द मूव अलोंग द पोल्स, ये पोल्स के अलोंग मूव करता है। ये इधर देखना, ये किसके अलोंग मूव करता है? पोल्स के अलोंग क्या करता है? मूव करता है। और इसका टाइम पीरियड भी लिख लो। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 12 घंटे का होता है। मैंने बोला ना दिन में एक दो बार चक्कर लगाएगा, 12 घंटे में एक चक्कर, 12 घंटे में एक चक्कर। बात समझ आई? तो ये अगर मैं अच्छे से बोलूं तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारे पोल्स हैं, तो ये ऐसे मूव करता है, यहां से इस, यहां से ऐसे ऊपर, ये ऐसे मूव करता है। तो ये कौन सी है? पोलर सैटेलाइट। और जो इक्वेटर से मूव करे तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये अर्थ के मुताबिक रेस्ट पे होती है, और ये अर्थ के मुताबिक रेस्ट पे नहीं होती, ये अर्थ के एक दिन में दो चक्कर लगा देते। और इसका हाइट 715 है और इसका हाइट कितना है? 36,000 किलोमीटर है। इसका टाइम पीरियड 24 है, इसका टाइम पीरियड 12 भी हो सकता है, 11 घंटे भी हो सकता है। समझ आया कि नहीं है? 12 घंटे 11 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक। अच्छा, होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, पहले इस वीडियो को अच्छे से देखना, फिर जो नोट्स में दे रहा हूं उसको अच्छे से पकड़ना, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नोट्स आएंगे बट थोड़ी देर के बाद आएंगे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लोगे हर एक डेरिवेशन का। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बशीर साहब, नज़ीर साहब और नाजिया जी, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के से हट के अभी सिर्फ किस पे ध्यान दोगे? लेक्चर्स पे ध्यान दोगे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।